माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव प्रदेश के अंदर भारी बरसात आपदा के कारण हुए नुकसान के बारे में यहाँ पर लाया गया है, जिसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने किया है, उस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं भी इस चर्चा में शामिल हो रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल ऐसी आपदा आती है और हम यहाँ पर चर्चा करते हैं पूरे प्रदेश की, अपनी विधानसभा की, और उसके बाद जब परिणाम के तौर पर हम देखते हैं तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि पिछले साल भी जब 8 और 9 जुलाई को इस प्रदेश के अंदर अचानक भारी बरसात के कारण आपदा आई थी, उसके बाद भी इस माननीय सदन में बहुत सारी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद परिणाम स्वरूप जो चर्चा के बाद जो यहाँ बहुत माननीय सदन में बहुत गंभीरता से पर विचार किया गया, लेकिन जब सत्र समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद जो सरकार को उस जो यहाँ पर हमने जवाब में था कि इन सब चीजों पर अब अपने क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हम राहत कार्यों में तेजी लाएंगे, जो सिंचाई योजनाएं, जो सड़कें बंद पड़ी है उसको जल्दी रिस्टोर करेंगे, और जो प्रभावितों को मुआवजा की बात यहां हो रही है कि उसको में रहते किया जाएगा। लेकिन इस बार फिर हमने देखा कि 31 जुलाई को की रात को फिर से हमारे कुल्लू जिला के अंदर भारी बरसात के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा और जिस कारण बहुत सारा नुकसान हुआ। यहां पर मैं कुछ चीजों का जिक्र करना चाहूंगा कि हम सबको जब पिछली बार की आपदा के दौरान नुकसान हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, अगर कहीं नुकसान हुआ है तो उस सूची, उसका नाम आपके पास होना चाहिए, ताकि एक एग्जैक्ट फिगर और फील्ड की सच्चाई, जो धरातल पे जमीनी सच्चाई क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार जब आपदा आई थी तो मेरी विधानसभा के अंदर बहुत सारी सिंचाई योजनाएं प्रभावित हुई और बहुत सारी ट्रांसफार्मर से चले गए और उसके अंतर्गत बहुत सारे पंप हाउस बह गए। मेरे पास अभी सिर्फ 11 योजनाओं के नाम जो मैं अभी सूची मंगवाई है, उसमें उठाऊ पेयजल योजना मशगां है। इस बार भयंकर गर्मी पड़ी, लेकिन पिछली बार जब ये योजना बरसात में बह गई थी, आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ और सरकार ने बजट का बहाना लगाया कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। जब अधिकारियों को पूछते हैं तो कोई किसी तरह की इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इसी तरह की ये 11 योजनाएं हैं। उठाऊ सिंचाई योजना बक्साल, ये देवगढ़ गोही सेंज में है। उठाऊ पेयजल योजना हाट की है, इसमें ट्रांसफर बह गया है, पंप खराब है। उठाऊ पेयजल योजना बड़ा घाट चेथर खाबल है, जो दमोठी के पास बनी थी। उठाऊ पेयजल योजना हुरला है, जिसमें पंप हाउस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उठाऊ पेयजल योजना बढ़ियावली पिचाऊ है। उठाऊ पेयजल योजना डोरुआ शराई है। उठाऊ पेयजल योजना शैल सलवाड़ है। उठाऊ पेयजल योजना तलाड़ा है। उठाऊ सिंचाई योजना रतवा कडेरी है और उठाऊ पेयजल योजना कोई सुधारू खलची नहीं। एक साथ लोग प्रभावित है और यहां पर कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन महोदय यहां के लोग बहुत प्रभावित है, बहुत सारी पंचायतें हमारी इसमें प्रभावित है। उसके बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने 48 घंटे में सड़कें खोल दी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अभी 1 साल से ज्यादा समय हो गया इस आपदा को आए हुए। मैं बाइनाम उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरी एक सजवाड़ पंचायत है, जब पिछली साल जुलाई के अंदर आपदा में वहां पर एक पुल बह गया। कुल्लू में 5 पुल मैकेनिकल विभाग ने उसमें जगह जगह इमरजेंसी थी वहां के लिए दिए और उसमें सजवाड़ का एक पुल दिया गया, लेकिन वो सजवाड़ पूरी पंचायत भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती है। इसलिए राजनीतिक भेदभाव के कारण
वो पुल आज तक नहीं लगाया गया। पिछले महीने सितंबर में वहां पर लोहा फेंका जाता है मैकेनिकल विभाग के द्वारा, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग बंजार का पूरे 13 महीने बीतने के बाद अभी तक वहां 2 अबैटमेंट नहीं बना पाता है। और इस बार के बरसात में क्या हुआ, जो टेम्परेरी मार्ग वहां पर बनाया गया था, वो वहां पर ह्यूम पाइप लगा करके और टेम्परेरी रास्ता बनाया गया था, उस पंचायत में 1 साल से ना बस जा रही है, वो भी बह गए और लोग रस्सी लगा करके, महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां तैरते हुए, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन विभाग 13 महीने में लोहा वहां पड़ा हुआ है, 2 अबैटमेंट नहीं बना पाई। हमारी पंचायत है बलहान पंचायत, वहां त्रेड़ा गांव ब्रहन गांव है, वहां पर भी पुल बह गया। और आज ही मैं वीडियो देख रहा था, वहां के बच्चे अपने घुटनों तक अपने कपड़े ऊपर करके वहां से बच्चे वो जा रहे हैं, अपनी सलवारें ऊपर कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन ये सरकार गंभीर नहीं है कि 1 साल पहले पुल चला गया, कोई टेम्परेरी मार्ग वहां बना दो, जरूरी नहीं उतना बड़ा पुल बनाओ, मोटरेबल पुल बनाओ, लेकिन चलने के लिए 20-25 लाख का पुल तो वहां पर, ताकि वहां के लोग सुरक्षित होकर के वहां पर नदी को पार कर सके। पूरी पंचायत वहां जुड़ती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी भी हमारी इस बरसात के, पिछली बरसात से लेकर के इस बरसात तक हमारी बंजार की 5-7 सड़कें अभी बंद है। 1 साल से हमारे दोगड़ा के अंदर बस नहीं जा रही है, तांदी के लिए बस नहीं जा रही है, रोड पूरा क्षतिग्रस्त है। और सजवाड़ को मैंने जिक्र कर लिया, लेकिन बिहार मेरी होम पंचायत है। यहां पर कह रहे थे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि जब एक पूरे क्षेत्र के अंदर आपदा आती है, वो लोगों को देख के नहीं आती है। बिहार सड़क पिछले 1.5 साल से इसलिए बंद है, ना बस जा रही है, स्कूली बच्चों को सफर करना पड़ रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहां एक डंगा लगना है, वो डंगा इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि वो विधायक की पंचायत, इस तरह से भेदभाव इस आपदा के दौरान हो रहा है। तो यहां पर कह रहे थे कि इससे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि प्रभावितों के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि उसमें बंदर बांट हुई है, इस सरकार ने कई जगह ऐसा देखने को मिला, प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया, लेकिन प्रभावी लोगों को जरूर मुआवजा दिया गया। यह इस सरकार के अंदर हमने पिछले 1 साल के अंदर देखा है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा के अंदर 3-4 गांव है, 3-4 गांवों में जो पूरे के पूरे गांव धंस गए हैं। हमने जियोग्राफिकल सर्वे करवाए, उसकी रिपोर्ट आई कि ये गांव रहने लायक नहीं है। हमारा सरची पंचायत का बंदल गांव, जहां पर 32 घर पिछली बरसात के अंदर टूट गए थे, और उसके बाद हमने जियोग्राफिकल सर्वे करवाया, उन्होंने उसको अनसेफ जोन घोषित कर दिया। और अभी तक वहां पर कुछ लोगों को ना मुआवजा मिला है, और वो नाते रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। और ऐसे किराया कहां देगी, कहां है किराया। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि पलदी का सुई पानी गांव है, बनोगी पंचायत का धारा देवरी गांव है, सोती गांव है, ऐसे बहुत सारे गांव है वहां पर आज जो अनसेफ घोषित किए गए हैं। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी विधानसभा के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, एनएचपीसी के प्रोजेक्ट हैं, उसके अंतर्गत पिछली बार भी जब प्रोजेक्ट का जो बेयर साइट, जहां पर जब वहां पर पानी आ जाता है, वो अपनी जनरेशन रोक देते हैं, सीट आ जाती है, तो सारा पानी वो छोड़ते हैं। इस बार जब मैंने वहां पर अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने जब अपने गेट खोले, जब पीछे से बहुत पानी आया, तो 150 क्यूमेक्स पानी छोड़ा। मैंने कहा कि अगर इससे ज्यादा आता तो आप कितना पानी छोड़ सकते हैं? तो बोला हम 300 क्यूमेक्स तक पानी छोड़ सकते हैं। मैंने कहा 150 क्यूमेक्स पानी छोड़ने पर हमारा सेंज, जिसका जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री जी यहां कर रहे थे, उसके दुकानों के अंदर पानी चला गया। पिछली बार बरसात में वो वहां पर 35-40 घर चले गए थे, लेकिन इस बार फिर पानी आ गया। पिछली बार जब हमने मीटिंग की थी तो एनएचपीसी ने 3,72,00,000 आईपीएच को जमा किए, लेकिन देखिए सरकार कैसे काम कर रही है कि 3,72,00,000 देने के बाद सरकार ने ना उसका टेंडर लगाया, ना उसमें कोई काम किया। और इस बार 1 साल बाद फिर बरसात आई और दोबारा लोगों के दुकानों में पानी चला गया।
तो ये सरकार कैसे काम कर रही है? बजट होने के बावजूद भी एनएचपीसी ने डिपॉजिट पैसा किया, उसके बावजूद भी वहां पर रिटेनिंग वॉल नहीं लगाई गई, सुरक्षा दीवारें नहीं लगाई गई, और वो समय पर लगती तो पूरा शेष बाजार इस बार पानी वहां पर नहीं आता। लेकिन मैं जिस विषय को शुरू कर रहा था कि मैंने पूछा कि 300 से ज्यादा क्यूमेक्स पानी अगर आप छोड़ेंगे तो हमारा तो पूरा क्षेत्र बह जाएगा। अभी जो सेंज का हाइड्रो प्रोजेक्ट में बात कर रहा हूं एनएचपीसी स्टेज 2 और 3 की, अभी पानी पार्वती नदी से मणिकर्ण घाटी से पानी वहां जुड़ रहा है 2 महीने बाद, और बहुत सारा पानी और आ जाएगा तो हमारा इलाका पूरा तबाह हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय सदन से मांग करना चाहूंगा कि हमारा जो सेंज का इलाका है उसको डेंजर जोन घोषित किया जाए। हम चाहते हैं कि यहां पर चंद्रशेखर जी बात कर रहे हैं कि कोई अच्छी सी प्लानिंग निकलनी चाहिए आने वाले वर्षों तक के लिए ताकि हिमाचल सेफ हो सके। मैं कहना चाहूंगा कि जितना भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं, उस चाहे वो मलाना 1 है, मलाना 2 है, इस तरह से जहां वो पानी कितनी कैपेसिटी में आपदा के दौरान भारी बारिश में छोड़ सकते हैं और उसका जल स्तर कितना बढ़ सकता है, उस हिसाब से पूरे इलाके को जहां तक पानी जाता है वहां तक उसको डेंजर जोन घोषित करना चाहिए कि कितनी हाइट तक वो पानी जा सकता है, मैक्सिमम हाइट तक, ताकि वहां पर कोई डेवलपमेंट ना हो, वहां पर कोई मकान ना बने। इस तरह की नीति हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी आने वाले समय के लिए। जितने नदी नाले हैं उसका जल स्तर मैक्सिमम कहीं कितना आगे ऊपर जा सकता है, कितना मीटर ऊपर जा सकता है, वहां पर उस तरह से हमें उसकी कोई पॉलिसी बना करके वहां पर हम कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी ना करें। और अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो इस आपदा के दौरान हम समेज गांव भी गए थे, वहां पर जो हमने अन्य विधानसभा का दौरा किया तो वो भी नदी के किनारे वो बसा हुआ था। तो इसलिए आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस तरह से एक नीति बनानी चाहिए और इस पर अच्छे से काम करना चाहिए। जहां तक 7 लाख की यहाँ पर पिछली बार जो 7 लाख का विषय बार बार यहाँ आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में अभी तक 1 साल हो गया, एक भी परिवार ऐसा बताइए जिसको आपने 7 लाख रुपए दिया हो। अब मैं देख रहा था कि मुझे एक का फोन आया था कि हमें तहसील में बुलाया गया, उन्होंने हमें ये फार्म दिया कि ये फार्म दोबारा भर के लाना है। और लोग इतने परेशान है कि लगातार ऑफिसों का चक्कर लगा रहे हैं, फसलों के बीमे वहां नहीं मिले हैं। मेरी विधानसभा के अंदर बिजौरा का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा रासूला का क्षेत्र है, वहां पर सिलट 10-10 फुट बगीचों में अनार के बगीचे तबाह हो गए, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। प्याज का सारा रुख बदल गया। और उसके बाद देखिए सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किया, लेकिन ये जरूर किया कि अपने लोगों के लिए आउट ऑफ वे एसडीएम ऑफिस से टेंडर लगवाए गए। L&T पोकलैंड ब्यास नदी, तीर्थन नदी, सेंज नदी में डाली गई और वहां से सारा जो पत्थर है, जो रेत बजरी है, वो आउट ऑफ वे निकाली गई। आपकी सरकार में आपके चीफ सेक्रेटरी को इंटरफेयर करना पड़ा और लेटर निकाल करके वो जो अलीगल वे से वहां पर माइनिंग की जा रही थी उसको रोकना पड़ा। उसके कारण क्या हुआ कि जेसीबी और L&T ने सारा मलबा वहां पर ऐसे के ऐसे उखाड़ के रखा था, तो उसका जब बाढ़ आई वो ज्यादा नुकसान करके गई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस सरकार से कि हर काम गंभीरता पूर्वक करने चाहिए। जिस काम का नुकसान है प्रायोरिटी क्या आपकी होनी चाहिए, प्रायोरिटी आपकी ठेकेदार है। इसलिए आपको इस सरकार को गंभीरता पूर्वक काम करें और जनहित के अंदर जो लोग प्रभावित हैं उनको सही मायनों में राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि आम जनता यहाँ पर माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जो कुछ कह लेंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है, धरातल की सच्चाई कुछ और है। उस बात को आप समझना